नमस्कार साथियों। मैं दीपेंद्र सिंह कल्प क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे हम एक बायोलॉजी के लिए जो एक फ्री बैच लेके आ रहे हैं जिसमें आपको बायोलॉजी का जो है संपूर्ण हम सिलेबस जो है आपको कवर करवाएंगे। फिर उसमें मैंने आगे जो है आपको आपसे एक चैप्टर डिस्कस किया था, एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग ऑफ गैसेस। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को हम में डिफरेंस करते हैं, कैसे जो है हम एक बेसिक रेस्पिरेटरी जो पाथवे या जो एक प्रोसेस होती है उसका ओवरव्यू कैसे देते हैं। उसी क्रम में अब मैं आपके लिए जो है उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। तो वो जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी शुरुआत हम करेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या जिसको हिंदी में बोले मानव श्वसन तंत्र की संरचना। ठीक है, देखो हमें हमने जो है उसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी कि कौन सी जो है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलरली मिलेगी, वहाँ पे हमने सब में देखा था। तो जब हमने बात की थी मैमल्स की, वहाँ पे हमने कहा था कि मैमल्स में जो मेन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होगी वो क्या होगी, लंग्स होगी। ठीक है, तो लेकिन क्या करते हैं कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी, जब हम बात करते हैं सिस्टम की, एक सिस्टम जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन से नहीं बना हुआ होता। जब भी हम बात करते हैं सिस्टम की, सिस्टम में बहुत सारी जो है माइन्यूट स्ट्रक्चर और मेजर जो स्ट्रक्चर्स होती है वो मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करती है जो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन होती है सिस्टम की। तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा वो किससे मिलकर बना हुआ होगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो मेनली दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें हम पहला जो है वो कवर करते हैं असेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, जहाँ हम उनको कह सकते हैं सहायक श्वसन संरचनाएं। और जो हमारा मेन ऑर्गन होगा, ये क्या करेंगे, असेसरी जो है इन मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट करेंगे। ये जो मेन ऑर्गन है इसको जो मेन ऑर्गन जो रेस्पिरेशन का काम करेगा, ये क्या करेंगे, उसमें उसका सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि मेन ऑर्गन्स कौन से होते हैं। मेन ऑर्गन्स हमने पढ़े थे लंग्स, जिनको हम हिंदी में क्या कह देते हैं, लंग्स, या जिनको हम हिंदी में कह देते हैं फेफड़े या फुफ्फुस। ठीक है, ये देखे थे हमने। अब ह्यूमंस में जो है लंग्स कितने होते हैं, जाहिर सी बात है एक पेड़ जो होते हैं लंग्स होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक पेड़ जो लंग है, वो जो लंग है वो प्रेजेंट होगा आपकी थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी जो आपका चेस्ट का एरिया है, वहां पे जो है ये लंग्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन क्या ओनली लंग्स ही है जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, नहीं। मैंने कहा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किससे मिलकर बना हुआ है, असेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर और मेन ऑर्गन से। तो यहाँ पे असेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स क्या होंगी बच्चों, हमने सबने पढ़ा है एयर जो है वो डायरेक्टली लंग्स तक तो नहीं जाएगी, कोई पाथ फॉलो करेगी। वो जो पाथ में जो भी स्ट्रक्चर्स हेल्प कर रही है उनको हम एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में या स्ट्रक्चर्स में कवर करेंगे, जिसमें से मेनली आप पहला मान लीजिए कि आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, या जिनको हम हिंदी में कह सकते हैं बाह्य नासा रंध्र या छिद्र। ये जो आपकी नाक है, आप जो एयर है आप उसको इनहेल कहाँ से कर रहे हो, आप उसको अंतःश्वसित कैसे कर रहे हो, आपकी नाक से कर रहे हो। तो ये जो ओपनिंग है, इन ओपनिंग को हम बोलेंगे बाह्य नासा रंध्र बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन पाई जाती है, ह्यूमंस जो होते हैं उनमें जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है ये दो पाए जाते हैं। तो अगर दो नोस्ट्रिल्स पाए जा रहे हैं, अगर नोस्ट्रिल्स जो हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स जो है अगर पेयर में है, इफ इन पेयर्ड फॉर्म, किसमें, इफ इन पेयर्ड फॉर्म, पेयर्ड का मतलब जोड़ी में प्रेजेंट है, या अगर सिंगल बताएं, अगर एक वर्ड में बताएं तो अगर दो हैं, तो उस इस कंडीशन को हम बोलेंगे बच्चों डाई डाईराइनस कंडीशन, इसको हम बोलेंगे डाईराइनस कंडीशन। तो डाईराइनस कब बोल रहे हैं, जब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स जो हैं पेयर में प्रेजेंट है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे जिनमें ये जो है नोस्ट्रिल क्या होंगे, सिंगल प्रेजेंट होगा, सिंगल नोस्ट्रिल प्रेजेंट होगा। तो ये जो सिंगल नोस्ट्रिल है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मोनो राइनस कंडीशन। अब ये मोनोराइनस कंडीशन कहाँ मिलेगी, ये बच्चों मिलेगी, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कोर्डेट्स में साइक्लोस्टोमेटा जो ग्रुप होता है उसमें कुछ एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, वहां पे आपने हैगफिश पढ़ी होगी, मिक्साइन पढ़ी होगी, या जो इसको लेम्प्रे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लेम्प्रे है, पेट्रोमाइजोन, इस पेट्रोमाइजोन में जो है ये मोनोराइनस कंडीशन मिलती है। एम आई क्लियर, आपको समझ आया
कि डायराइनस कब बोल रहे हैं, मोनोराइनस कब बोल रहे हैं, डायराइनस। अगर हम मैमल्स की बात करते हैं जहां पे जो है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल दो प्रेजेंट है तो उसको डायराइनस कंडीशन बोल रहे हैं, अगर सिंगल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल प्रेजेंट है तो उसको मोनोराइनस कंडीशन बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरी हम बात करें कि ये तो था जो हमने पहले बात की एक्सटर्नल नोस्ट्रिल की। अब यहां से जो है एयर एंटर करेगी, आपको पता है कि यहां से एयर एंटर करेगी, ठीक है, यहां से जो है एयर एंटर करेगी, वो जाएगी तो कहां पे, नेजल चैम्बर में। कहां जाएगी, नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर को आप क्या कह सकते हो और हिंदी में, नासा कक्ष। जैसे ही आपने एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से इनसे आपने एयर को इनहेल किया, ये एयर कहाँ पहुंची आपके, ये एयर पहुंची आपके इस नेजल चैम्बर में। ये जो नेजल कैविटी है इसको बोलेंगे हम नेजल चैम्बर, इसके अंदर ये वेस्टिब्यूल हो गया। एक्सटर्नल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से जैसे ही अंदर गया इस एरिया को हम बोलेंगे वेस्टिब्यूल। बच्चों क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल। एक नेजल चैम्बर नहीं, पहले हम लिखते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। कहाँ जाएगा ये, वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल को बच्चों हम और कह सकते हैं, इसका हिंदी में कह सकते हैं इसको प्रघ्राण भाग। क्या कह सकते हैं, प्रघ्राण भाग। इसका एक्चुअल में काम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेयर्स प्लस म्यूकस या श्लेष्म जिसको हम बोलते हैं, श्लेष्म सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो है, कुछ ग्रंथियां प्रेजेंट होगी बच्चों, वो क्या करेंगी यहाँ पे। हेयर्स का यहाँ पे क्या काम है कि आप मान ले आप जो एयर है बाहर से, आप एटमॉस्फेयर से एयर को आप इनहेल कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है कि एयर्स में तो बहुत डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल भी है, कुछ माइक्रोब्स भी हैं, कुछ आप मान लो कि फाइबर्स मान सकते हो कि कॉटन फाइबर्स या कुछ भी जो क्लोथिंग फाइबर्स होते हैं जो कि आपके लंग्स के लिए हार्मफुल है। तो ऐसे केसेज में क्या होगा कि ये जो हेयर्स हैं ये क्या करेंगे, उनको ट्रैप करेगा, ये ट्रैप उनको पकड़ने का काम करेगा, और ये म्यूकस क्या करेगा, उनको अपने आप से स्टिक कर लेगा। तो वो जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स है वो आपके बॉडी के अंदर इनहेल नहीं होंगे। तो ये जो वेस्टिब्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पे आप देखते हैं कि उनमें हेयर और म्यूकस पार्ट जो होता है वो आपको क्या करता है, एयर की फिल्टरिंग का काम करता है, एक तरीके से फिल्टरिंग यूनिट का काम कर रहा है। अब ये जो वेस्टिब्यूल चेंबर है बच्चों, ये आपका देखिए, आपने देखा दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, एयर इनहेल हुई। अब आपने देखा कि ये जो यहाँ पे एक सेप्टम जैसा होता है, कुछ यहाँ पे ये डिवाइडिंग होती है, ये जो सेप्टम होता है ये क्या करता है, इस वेस्टिब्यूल को दो चैम्बर में डिवाइड करेगा। तो इसको हम बोल देंगे नेजल सेप्टम, ठीक है। नेजल सेप्टम क्या करता है, डिवाइड वेस्टिब्यूल इनटू टू चैम्बर्स, ठीक है, दो चैम्बर में डिवाइड कर दिया। अब ये जो नेजल सेप्टम है बच्चों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये नेजल सेप्टम है ये किससे बना हुआ होता है। आपने देखा कि ये जो आसानी से मूव कर सकता है, आपने जब आप जब टिश्यू पढ़ोगे उसमें आपने पढ़ा होगा कि दो तरह के जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं, स्केलेटल जो टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक कौन सा होगा, बोन का बना हुआ, और एक इसका होगा कार्टिलेज का बना हुआ। तो ये जो नेजल सेप्टम होता है ये आपने देखा कि ये काफी है जो मतलब ऐसे जो मूवेबल होता है, ये प्लाइएबल होता है, तो हम इसको लचीला होता है, इसको हम क्या बोल देंगे, ये किससे बना हुआ होगा, हाइलीन कार्टिलेज का। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, उपास्थि, किससे मिलकर बना हुआ होगा, हाइलीन उपास्थि का बना हुआ होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको भूलना नहीं है कि नेजल सेप्टम क्या कर रहा है, पहले तो वेस्टिब्यूल को दो चैम्बर्स में डिवाइड कर रहा है, और दूसरा काम क्या कर रहा है, ये किससे बना हुआ है, हाइलीन कार्टिलेज का बना हुआ। बच्चों ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब ये एयर है वेस्टिब्यूल से कहाँ गई, ये गई आपके नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर में, यहां से एंटर किया, वेस्टिब्यूल से एंटर किया नेजल चैम्बर में। ये जो आपके बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के ऊपर बच्चों एक चैम्बर प्रेजेंट होता है। आगे जब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा इसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि नेजल चैम्बर, मैं अभी बस आपको सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि एयर का फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है और एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स कौन सी है, ठीक है। तो ये जो नेजल चैम्बर होता है बच्चों, ये नेजल चैम्बर क्या करेगा, उस एयर का कंडक्शन करेगा। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगी जिनको हम बोलेंगे कॉन्के, जैसे मैं आगे बताऊंगा। वो जो है वो क्या करती है, वो सरफेस एरिया को बढ़ाती है, जिससे क्या होगा कि एयर जो है वो जो एयर है उसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी, और वो क्या होता है उसमें कांटेक्ट में जो है एयर ज्यादा देर तक रहेगी। तो वहां पे क्या होता है कि एक्चुअल में कुछ ऐसे संवेदी संरचनाएं होती है, जैसे आपको पता है कि आप जो सूंघने का काम भी नाक ही करता है, तो वहां पे क्या होता है कुछ ऐसी मेम्ब्रेन होगी जो क्या करेगी, वो संवेदी जो इन्फॉर्मेशन होगी उनको कलेक्ट करेगी और आपके ब्रेन को जो है मैसेज भेजेगी कि आप जो है पर्टिकुलर स्मेल है वो किस चीज की आ रही है, ठीक है। तो ये नेजल चैम्बर क्या कर रहा है, उस एयर का कंडक्शन कर रहा है। अब नेजल चैम्बर से ये कहाँ जाएगी एयर बच्चों, ये जाएगी
फेरिंग्स में, फेरिंग्स में जाएगी। अब जो नेजल चेम्बर से जब फेरिंग्स में जाएगी तो बच्चों यहाँ पे एक और नोस्ट्रिल होगा जिसको हम बोलेंगे इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक है, या आंतरिक नासा छिद्र, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो है एक तरीके से बीच में मीडिएटर का काम करेगा। जब नेजल चेम्बर से एयर पास होगी तो वो इंटरनल नोस्ट्रिल से होते हुए कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है, ये जो फेरिंग्स के थ्रू जो फिर जो एयर कहाँ जाएगी बच्चों, वो जाएगी लेरिंग्स, जिसे हम कंठ बोलेंगे। आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, कंठ, ठीक है। ये जो लेरिंग्स है, ये इससे एयर जाएगी बच्चों कहाँ, ट्रेकिया में, या जिसको हम श्वास नली बोलते हैं। और ट्रेकिया से होते हुए जो आगे डिवाइडेशन है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वहां से होते हुए कहां तक पहुंचेगी, लंग्स में। तो ये जो आपने इतनी स्ट्रक्चर्स पढ़ी है बच्चों, ये जो सभी हैं, ये सभी स्ट्रक्चर्स हम किस में इंक्लूड कर रहे हैं, किस में शामिल कर रहे हैं, हम ये सभी स्ट्रक्चर किस में शामिल कर रहे हैं, असेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में। तो अब से आप क्या कहेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट ओनली मेड अप ऑफ मेन ऑर्गन, मतलब सिर्फ और सिर्फ लंग्स से बनी हुई नहीं है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है असेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्लस मेन ऑर्गन, ठीक है। यहां तक मैं क्लियर हूं? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए, यहाँ मैं सिर्फ आपको असेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है उनके बारे में आपको बेसिक डिटेल दूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो होगा, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कुछ ओपनिंग होगी। इस ओपनिंग को बच्चों हम क्या बोलेंगे, मैंने बताया था आपको, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बोलेंगे, या बाह्य नासा छिद्र, जिसकी मैंने आपको बताई थी ह्यूमन में डायराइनस कंडीशन होगी, ठीक है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये मैंने आपको क्या बताया था, वेस्टिब्यूल बताया था, प्रघ्राण भाग, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, हेयर्स प्लस क्या होगा, म्यूकस प्रेजेंट होगा। और इनकी सिग्निफिकेंस क्या होगी प्रेजेंस करने की, फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, ठीक है। अब यहां से जो एंटर है, एयर ने यहां से कहा एंटर किया, एयर ने बच्चों यहां से एंटर किया। अब ये जो है यहां पे जा रही है एयर। अब देखो, इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा नेजल चेंबर। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं नेजल चेंबर आगे डिस्कस करूंगा, तो इसको हम बोल देंगे बच्चों नेजल चेंबर। क्या बोलेंगे इसको, नेजल चेंबर। अब ये कहां पे प्रेजेंट है, आप देखो, ये जो है आपकी ओरल कैविटी है, इस ओरल कैविटी के जस्ट ऊपर जो है वो क्या है, नेजल चेंबर प्रेजेंट है। ये बीच में जो पार्टीशन है, ये बोनी पार्टीशन है, जो कि नेजल चेंबर और ओरल जो कैविटी होती है उनको डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको ये तीन स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी, ये देखो तीन जो है ये प्रोजेक्शंस दिख रहे होंगे आपको। ये बच्चों एक्चुअल में क्या है, ये है बोन्स के बने हुए तीन प्रोसेस ये जिनको बोलते हैं प्रवर्ध जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम बोलेंगे, इनको हम कह देंगे बच्चों थ्री नेजल कोंके जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेजल कोंके से मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक बोनी पार्ट है बच्चों, ये जो बोनी पार्ट है ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करने से यहाँ पे क्या सेंस है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। सरफेस एरिया बढ़ाना क्यों जरूरी है, देखिए एयर यहां से गई, अब अगर ये रास्ता मान लो कि पूरा क्लियर है, तो क्या एयर कहीं कांटेक्ट में आएगी, नहीं, वो डायरेक्ट क्या होगी, अंदर जाएगी और डायरेक्ट बाहर आएगी। सरफेस एरिया बढ़ाने से मतलब है कि आप जो एयर है उसका कांटेक्ट बढ़ा रहे हो, पर्टिकुलरली उस लोकेशन के ऊपर। तो जब ये एयर यहाँ पे आएगी तो ये क्या करेंगे, ये जो कोंके होंगे ये उस एयर को ट्रैप करेंगे। ट्रैप करने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होती है, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलेंगे बच्चों श्नीडेरियन मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, श्नीडेरियन मेम्ब्रेन। श्नीडेरियन एपिथीलियम या मेम्ब्रेन, श्नीडेरियन उपकला, ठीक है। ये श्नीडेरियन उपकला जो है बच्चों, ये क्या होती है, संवेदी या सेंसरी संरचना होती है। अब ये संवेदी से मतलब क्या है, यहाँ पे
संवेदी का मतलब जो है कि सेंसेस को जो अडॉप्ट करे, जो जो सेंस जो आ रहे हैं उनको क्या करे, वो उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे और उनको आगे शेयर करे। तो ये जो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये इसमें क्या होती है कि इसमें न्यूरॉन्स होगी मेनली। न्यूरॉन्स क्या होंगी, ये डायरेक्टली न्यूरॉन से जुड़ी हुई होंगी। अब जो यहाँ पे, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही, मान लीजिए कि आप कहीं ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैशियस जो है इवोपरेशन हो रहा है। मान लीजिए आप कहीं भी खड़े हैं, जैसे आप किसी फैक्ट्री के पास खड़े हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है गैसेज रिलीज हो रखी है। तो जब यहाँ से जो एयर एंटर करेगी, वो जो है यहाँ पे कॉन्कीज के जो है उसके कांटेक्ट में आएगी। कॉन्कीज क्या करेंगे, उसको ट्रैप करेंगे। जो यहाँ पे जो सिनीडेरियन मेम्ब्रेन है, एपिथीलियम है, ये क्या करेगी, उन सिग्नल्स को रिसीव करेगी, उन गैसेस को क्या करेगी, उनका डाटा जो उसको इंटरप्रेट करेगी कि ये क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया। तो अब इस जो सिनीडेरियन मेम्ब्रेन है, इस ये डायरेक्ट क्या है, ये जो न्यूरॉन से ये कनेक्टेड है, जो जो कहाँ पे है, सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगी, उस जो सेंस, जो इन्फॉर्मेशन ये लेके आई है एयर, उसको क्या करेगी, यहाँ पे कलेक्ट करेगी और ब्रेन को क्या करेगी, सीधा मैसेज देगी कि इस अभी यहाँ पे इस मतलब एरिया में पर्टिकुलर क्या, इस गैस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये क्या करेगी, आपको जो है एक मतलब कुछ भी आपको ऐसे रिफ्लेक्स देगी कि आप वहां से हट जाओ, अदरवाइज क्या होगा कि आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है। तो इस एपिथीलियम मेम्ब्रेन का, जो इस सिनीडेरियन मेम्ब्रेन का एपिथीलियम का काम है, वो आपको समझ में आया है कि ये क्या कर रही है, डाटा जो आ रहा है उसका कलेक्शन कर रही है और इंटरप्रिटेशन का काम कर रही है। कॉन्के का आपको समझ में आया कि जो कॉन्के, नेजल कॉन्के, ये बोन के बने हुए होंगे, बोनी स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है। अस्थि के बने हुए होंगे, और ये क्या काम कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। श्नीडेरियन में एपिथेलियम आपको पता है कि कहाँ है, कहाँ है, ये नेजल चैम्बर में प्रेजेंट है। ठीक है। अब यहाँ से जो बच्चों ये एयर है, यहाँ से जो ये एयर, अब जैसे मैंने आपको बताया था इंटरनल नोस्ट्रिल, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंटरनल नोस्ट्रिल। ये क्या करेगी, जो एयर है यहाँ से पास होगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल देंगे बच्चों फेरिंग्स। फेरिंग्स या ग्रसनी। ठीक है। ये क्या करेगी, ये एक तरीके से पैसेज की तरह काम करेगी एयर के एयर के उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है। अब यहाँ से जो ये एयर है ग्रसनी से कहाँ जाएगी बच्चों, ये जाएगी लेरिंग्स में। ये जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर, इसको हम लेरिंग्स बोलेंगे। यहाँ से जाएगी ये विंड पाइप में, इसको हम ट्रैकिया बोलेंगे। ठीक है। मैं लिख देता हूँ। ठीक है। इसको हम बोलेंगे लेरिंग्स या कंठ। लेरिंग्स, या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कंठ। अब देखो बच्चों, ये जो लेरिंग्स है इसकी भी पर्टिकुलर एक सिग्निफिकेंस है। लेरिंग्स जो है ये 9 कार्टिलेज का बना हुआ होता है, 9 उपास्थियों का बना हुआ होता है, जिसमें से 3 जो होगी वो युग्मित होंगी, पेयर्ड होंगी। मतलब टोटल कितनी हो गई, 6। और 3 कैसी होगी, अनपेयर्ड होंगी। मतलब कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो गई, 6 और 3 9। तो 9 कार्टिलेज की बनी हुई है, जिसमें से 3 पेयर्ड होंगी और 3 जो है अनपेयर्ड होंगी। पेयर्ड अनपेयर्ड का मतलब क्या है कि सेम होंगी, 3 जो जोड़े में प्रेजेंट होगी और 3 जो है वो सिंगल प्रेजेंट होंगी। इस लेरिंग्स में है बच्चों एक और जो चीज होती है, वो होती है वोकल कॉर्ड्स, जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड्स, ये जिनको हम कह देते हैं स्वर रज्जु। क्या कहेंगे, स्वर रज्जु। इनका काम क्या होता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो किन के हेल्प से बोल रहा हूँ, इन वोकल कॉर्ड्स की वजह से बोल रहा हूँ। ये क्या होती है, मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर होती है। जब आप कभी ट्राई करना कि आप जब इंस्पायर या इनहेल करते हैं तब आप बोल नहीं पाते, लेकिन जब आप एक्सेल करते हैं तब बोल पाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है ऐसे। तो जब एयर जो है बाहर आएगी तो इनमें क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं। तो जब वाइब्रेशन होंगे तो उस ड्यूरिंग जो है ये पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जिसका जो मेनली किसके थ्रू होगा, वोकल कॉर्ड्स के थ्रू। और वोकल कॉर्ड्स कहाँ प्रेजेंट है, लेरिंग्स में प्रेजेंट है। ठीक है। ये लेरिंग्स का आइडिया मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब ये जो एयर है यहाँ से लेरिंग्स के थ्रू कहाँ एंटर करेगी, ये एंटर करेगी बच्चों विंड पाइप में, ट्रेकिया, जो कि मैं आगे डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। और ट्रेकिया से होते हुए कहाँ पहुंचेगी, ये लंग्स में। ठीक है। ये हमने देखा कि इवेंचुअली जो है एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स कौन सी है। अब यहाँ पे एक चीज और, कि जो एपिग्लोटिस है, देखिए यहाँ पे ये एपिग्लोटिस है। ये जो एपिग्लोटिस है बच्चों, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। देखिए आप, ये एपिग्लोटिस है,
ये जो है इस लेरिंग्स का ही पार्ट है, जो मैंने आपको बताया लेरिंग्स की 9 जो कार्टिलेज है उसमें से 3 पेड और 3 अनपेड होंगे। ये जो लेर एपिग्लोटिस है ये उन्हीं जो 3 अनपेड जो बोन्स है, सॉरी कार्टिलेजेस है, उसका बना हुआ होता है। उनमें से एक जो कार्टिलेज होगी उन 3 अनपेड में से वो एक होगी एपिग्लोटिस। तो ये एपिग्लोटिस का काम क्या होता है देखिए, आप डायग्राम से समझिए। ये बक्कल कैविटी है और ये क्या है, नेजल कैविटी है। मान लीजिए आप खाना भी खा रहे हैं, आप सांस भी ले रहे हैं। यहाँ पे जो है बच्चों 2 ओपनिंग होती है। ये अभी यहाँ पे सिर्फ ये बताइए विंड पाइप वाली, यहाँ पे जो है एक ओपनिंग और होगी जिसे हम बोलेंगे ईसोफेगस। क्या बोलेंगे, ईसोफेगस, ईसोफेगस, या जिसको हम बोल देंगे ग्रेसिका। ग्रेसिका आपको पता होगा क्या काम करती है, फूड पाइप का काम करती है कि जो भी आप फूड खा रहे हैं उसमें क्या करेगी, उस जो उसका जो है ट्रांसपोर्ट करेगी ओरल कैविटी से आपके स्टमक तक। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, देखिए आप फूड खा रहे हैं सेम टाइम पे आप सांस भी ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब आप खाना खा रहे हैं तब सांस नहीं ले रहे हैं, आपने सांस लिया। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि खाने की जगह हवा चली जाए, हवा की जगह खाना चला जाए? ऐसा नहीं होता ना जनरली, ऐसा होता है तो आदमी निपट लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आती है वो आती है यहाँ पे एपिग्लोटिस की। ये एपिग्लोटिस देखो बच्चों एक्चुअल में यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो ओरल कैविटी है ये देखो इसके जस्ट सामने प्रेजेंट है। तो जब यहाँ से आप फूड को खाओगे तो जो वो बोलस बनेगा, वो बोलस क्या करेगा, जब इसके ऊपर आएगा तो इस पे जब प्रेशर लगेगा ना, तो ये एक तरीके से इस तरह से फ्लैप है। आप खाना खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, खाना इधर से आ रहा है, तो जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये फ्लैप क्या करेगा, ये जो फूड पाइप है इसको ऐसे कवर कर देगा। तो ये जो फूड का जो ये जो बॉल होगी फूड की, ये क्या करेगी, ये इस फूड पाइप में ना जाके ये कहाँ जाएगी सीधी, ये जाएगी इस एपिग्लोट सॉरी इस गलेट के अंदर। ठीक है, ये कहाँ जाएगी सीधी, इस ईसोफेगस के अंदर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसमें नहीं जाएगी फूड पाइप में। तो एपिग्लोटिस का यहाँ पे रोल क्या हो गया, एपिग्लोटिस का रोल हो गया प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब बचाना, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया। ठीक है, कि ट्रेकिया में फूड की एंट्री को रोकता है। इसलिए कहते हैं कि आपको हंसते हुए नहीं खाना चाहिए, सोते हुए नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो है इसकी एक्टिविटी जो है ये अफेक्ट होती है। मान लो आप सोते हुए खा रहे हो तो ये फ्लैप की जो है पोजीशन ऐसे हो जाएगी। तो मान आप खाना खा रहे हो, वो क्या करेगा, अगर ये नहीं बंद हुआ, मान लो कि आप खाना खा रहे हो, वो सीधा बोलस यहाँ पे आ गया खाते टाइम। अब ये बंद ही नहीं होगा तो वो सीधा कहाँ एंटर करेगा, विंड पाइप में। और विंड पाइप में जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, एयर के पैसेज को ब्लॉक करेगा और इवेंचुअली क्या हो जाएगी बच्चों, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आया। नेजल चैम्बर क्या होते हैं, कॉन्के क्या होते हैं, श्निडेरियन एपिथेलियम क्या होती है, वेस्टिब्यूल पार्ट क्या होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल क्या होता है, लेरिंग्स क्या होता है। ठीक है, ईसोफेगस, लेरिंग्स किन से मिलकर बना होता है, नो कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है। 3 पेड 3 अनपेड वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, और एपिग्लोटिस का क्या रोल होता है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम अपनी मेन स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, जो मानव फुफ्फुस की संरचना है। देखिए आइए, हमने देखा ह्यूमंस में कितने पेयर जो होते हैं, लंग्स होते हैं। हमने देखा था कि ह्यूमंस में जो है दो लंग्स होंगे, हम उनको कह सकते हैं एक पेयर लंग्स होगा। ठीक है, एक, ठीक है, मानव फुफ्फुस की संरचना हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स। तो हम इसको शुरुआत कहाँ से करें, देखो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे, ये क्या है, लेरिंग्स, लेरिंग्स या कंठ, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ से जब आप देखोगे ये जो एयर है ये कहाँ आएगी, इस फूड पाइप में। ये जो है इस ग्लैंड को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन आप कोई नहीं यहाँ पे है तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। ये है बच्चों थायराइड ग्लैंड। ये आपको अलग से एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाई जाएगी, तो अभी मैं इसकी डिटेल नहीं दे रहा। अब आप आगे जाओगे तो यहाँ पे जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो पाइप लाइक, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, इसको बच्चों हम बोलेंगे ट्रेकिया। अब देखो ट्रेकिया पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, नॉर्मल पाइप जैसा तो नहीं है। ये क्या है एक्चुअली, किन से मिलकर बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होंगी। देखो ये देखो, ये ये एक्चुअल में क्या काम कर रही है बच्चों। ठीक है, अब देखिए एक नॉर्मल पाइप को आप अज्यूम करिए, उस पाइप में अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मान लो कि उसमें आप पानी का पाइप है वो खाली है, आप उसमें से अगर प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, कई बार पिचक जाता है। तो जब यहाँ पे जो एयर है उसका जो पैसेज जो है, ये एयर पैसेज का काम कर रही है, एयर इनहेल हो रही है और एयर एक्सेल हो रही है। तो उस टाइम पे ये जो रिंग्स होती है बच्चों, ये क्या करती है, उसको पिचकने से रोकती है। तो ट्रेकिया में जो है,
ट्रेकिया में सी शेप्ड, अब इसको शी शेप्ड क्यों बोल रहे हैं मैं अभी बताता हूं। शी शेप्ड कार्टिलोजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगी। ये भी किसकी बनी हुई होगी, हाइलीन उपास्थि की बनी होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। हाइलीन कार्टिलेज की बनी हुई होगी। अब देखिए सी शेप्ड क्यों बोल रहा हूँ, ये क्या होती है बच्चों, मान लो कि ये जो है ये फूड पाइप है, सॉरी ट्रेकिया है, ठीक है। अब ये जो रिंग्स हैं ये कैसे प्रेजेंट होगी, ये इस टाइप से प्रेजेंट होगी, ये इस टाइप से प्रेजेंट होगी सी शेप्ड। ये क्या होती है कि आपको पता है आपकी बॉडी की ये कौन सी साइड होती है, ये वेंट्रल साइड होती है, और जो पीछे की साइड है वो डोर्सल साइड होती है। तो ये क्या होती है, वेंट्रल साइड पे तो कंप्लीट होती है, मतलब सामने की तरफ तो क्या होती है, कंप्लीट रिंग की तरह दिखेंगी, कंप्लीट होंगी। लेकिन डोर्सली क्या होगी, ये इनकम्प्लीट होगी, ठीक है, इनकम्प्लीट होगी। आप इसको पूरा ऐसे मत मानिए, पूरी ऐसे नहीं है, ये क्या है, सामने तो ऐसे है लेकिन पीछे से जाके ऐसे इनकम्प्लीट हो गई। तो ये जो हाइलिन कार्टिलेज की जो रिंग है ये बस सिर्फ इतनी बनी है, क्योंकि पीछे की तरफ क्या है, ये खाली है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है ये, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सी शेप्ड कार्टिलोजिनस रिंग्स, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट बन जाता है, स्टेटमेंट देखिए कैसा, ये क्या होंगी, डोर्सली इनकम्प्लीट होंगी। अब आप इसको कंप्लीट रिंग नहीं बोल सकते, आप इसको बोलेंगे शी शेप्ड कार्टिलोजिनस रिंग और डोर्सली इनकम्प्लीट होगी, ठीक है। और किसकी बनी हुई होगी, हाइलिन कार्टिलेज की। एम आई क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखिए यहाँ से जब आपने देखा ये जो है यहाँ पे इनका डिवाइडेशन हो गया, तो इस डिवाइडेशन के लिए पर्टिकुलर लाइन है, ये जो डिवाइडेशन है, ये जो ब्रोंकाई जो ये ट्रेकिया है, ये जो ब्रोंकाई है, ट्रेकिया जो है ये क्या होगा, एट T5 लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे, 8T5 लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे, 8T5 लोकेशन। ये किस में डिवाइड हो जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी को लिखने का यही तरीका होता है, तो मैं आप कंफ्यूज मत होना कि 1 के ऊपर जब मैंने डैश लगा दिया तो प्राइमरी ब्रोंकाई, 2 के ऊपर मैंने डैश लगाया तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। तो एट T5 लोकेशन, अब ये T5 लोकेशन कहाँ से आई, देखिए जब आप लोकोमोशन और जो लोकोमोशन और मस्कुलर मूवमेंट वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, वो ऐसे बना हुआ होता है वर्टिब्रल कॉलम। उस वर्टिब्रल कॉलम में जो है आपको वो 6 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम वर्टिब्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो उन वर्टिब्रीज को जो बच्चों डिवाइड किया जाता है कि आपका एरिया के हिसाब से, जैसे अगर यहाँ पे जो वर्टिब्री प्रेजेंट है आपके नेक एरिया में, इसको बोलेंगे सर्वाइकल वर्टिब्री या ग्रीवा कशेरुका। उससे नीचे जो आपका थोरेसिक पार्ट है, थोरेसिक पार्ट में जो वर्टिब्रीज प्रेजेंट है, जो उन कशेरुकाओं को हम बोलेंगे थोरेसिक या थोरेसिक वर्टिब्रीज बोलेंगे, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रीज के बाद आते हैं आपके लंबर, फिर आती है सैक्रल और फिर कोकिक्स आती है, ठीक है। इसकी डिटेल में आपको लोकेशन वाले लोकोमोशन वाले चैप्टर में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जो T5 है, T5 मतलब जो थोरेसिक पार्ट की 5वीं वर्टिब्री है, ठीक है, थोरेसिक पार्ट की 5वीं वर्टिब्री है, वहां पे आके क्या होगा, उसकी लोकेशन पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है। यहां से ये डिवाइड हो जाएगा, ये प्राइमरी ब्रोंकाई और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, सॉरी प्राइमरी ब्रोंकाई में, समझ गए। अब इसके बाद देखो बच्चों, यहां से आप समझ रहे हो कि प्राइमरी ब्रोंकाई में है, यहां से 2 ब्रांचेज में डिस्कवर, एक मिनट बच्चों, ये जो T5 लोकेशन पे ये किस में आ जाएगी, यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। मैं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे कि 8T5 लोकेशन पे ये प्राइमरी ब्रोंकाई में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है आपने देखा कि ये कितनी ब्रांचेज में डिवाइड हुई है, 2 ब्रांचेज में। इन दोनों ब्रांचेज को हम बच्चों क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है।
अब यहाँ से जो है आप यहाँ पे देखो ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो आगे फिर से डिवाइड हो रही है, अब हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, यहाँ से ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर आगे डिवाइड हो रही है, इसको हम बोलेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई। जहाँ से जैसे जैसे आगे डिवाइड होती जाएगी इनको हम आगे नए नए नाम देते जाएंगे, जो कि मैं आपको अलग से यहाँ पे बताऊंगा कि इनको क्या बोल रहे हैं और ये जो कैसे हैं डिवाइड हो रही है आगे। ठीक है, तो आप अभी क्या समझ रहे हो, ट्रेकिया था, ट्रेकिया जो 85 लोकेशन किस में डिवाइड हुआ, दो दो ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हुआ, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड हो रही है किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे फिर डिवाइड हो रही है टर्शियरी ब्रोंकाई में। ठीक है, और ऐसे करते करते आगे डिवाइड होती जाएगी, जो कि मैं आपको डिटेल में बता दूंगा आगे। यहां तक मैं क्लियर हूं? ठीक है, देखिए अब आगे आइए, आपको लंग्स दिख रहे हैं। अब देखिए इन लंग्स के अंदर, यहाँ पे देखिए लंग्स पे आप जो भी ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, सब पे कुछ ना कुछ कवरिंग पाई जाती है टिश्यूज की। वो क्यों पाई जाती है कवरिंग, उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो जो लंग्स की जो कवरिंग होगी, तो ये जो एक्सटर्नल कवरिंग दिख रही है आपको लंग्स के ऊपर बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, पैराइटल प्लूरा। क्या बोलेंगे, पैराइटल प्लूरा। ठीक है, ये जो अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, और ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली, इसको बच्चों हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, विसरल प्लूरा। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी, इनको हम कलेक्टिवली हम बोल देते हैं इनको प्लूरल लेयर। प्लूरल लेयर या हम बोल देते हैं इसको कवरिंग ऑफ लंग्स। ठीक है, अब इन दोनों लेयर्स के बीच में देखो बच्चों, ये आपको जो गैप दिख रहा है और यहाँ पे आपको फ्लूइड जैसा कुछ दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। ये जो प्लूरल फ्लूइड है बच्चों, ये एक्चुअल में क्या काम करेगा, देखिए अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 150 ml जो होता है, ये इसका वॉल्यूम होगा। इसका काम क्या होता है, देखिए जो फ्लूइड है ये काम क्या करता है, आपके जो भी थोरेसिक कैविटी है, मान लो कि कभी आप जो ये जो ऑर्गन्स जो होते हैं, अब ये फ्लूइड का काम करता है, ये इसको फ्रिक्शन से बचाता है। जब भी जो है लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे या लंग्स जो है एक्सपेंड होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में मूवमेंट होगी, इन दोनों के जब बीच में जो मूवमेंट होगी, तो ये क्या करेंगी, दोनों लेयर्स, अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो ये दोनों लेयर्स क्या होंगी, आपस में फ्रिक्शन करेगी, आपस में रगड़ खाएंगी। लेकिन ये जो फ्लूइड है ये किससे बचा रहा है, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण से बचा रहा है, फ्रिक्शन का मतलब घर्षण से बचा रहा है। ठीक है, दूसरा ये क्या कर रहा है, इन दोनों जो लेयर्स है, इन दोनों लेयर्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड मॉइस्चर, नमी दे रहा है। ठीक है, इनको रिजिड नहीं होने दे रहा है, इनको पानी की कमी नहीं होने दे रहा है, इनको कंटिन्यूअसली मॉइस्चर प्रोवाइड करके इनको सॉफ्ट बना के रखता है। ठीक है, तीसरा अगर हम देखें तो एक कुछ हद तक बच्चों यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेस से भी बचाएगा। मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि अगर बाहर से मान लो कुछ भी प्रेशर जो है लंग्स के ऊपर आता है, तो ये एक तरीके से क्या करेंगे, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। आघात रोधी जो आघात रोधन का जो है ये काम करते हैं, जो बाहर से कुछ आघात या कुछ भी जो प्रेशर वो इनके लंग्स के ऊपर अप्लाई होगा, ये उससे क्या करेंगे, इसका प्रिवेंशन करेंगे, डायरेक्टली उसको लंग्स पर नहीं जाने देंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, प्लूरल फ्लूइड का क्या देखा हमने, कैरेक्टर देखे। अब मान लो कि प्लूरल, अब कई बार क्या होता है कि इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इनमें इन्फेक्शन होगा तो डायरेक्टली क्या होगा कि ये जो 150 ml जो प्लूरल फ्लूइड था, इसके कंसेंट्रेशन जो है बच्चों वो कम हो जाती है। हाँ, इनकी जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर ये वॉल्यूम कम हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे बच्चों प्लूरेसी विकार। तो कुछ जो इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इस प्लूरल फ्लूइड के वॉल्यूम को, जिससे क्या होता है, प्लूरेसी विकार। ठीक है, आपको समझ में आया कि जो इसके बाहर की जो कवरिंग है वो किससे मिलकर बनी हुई है, पेराइटल प्लूरा, जो बाहर वाली है वो पेराइटल प्लूरा होगी, अंदर वाली है जो विसरल प्लूरा होगी। अब देखिए जो बाहर जो है पेराइटल प्लूरा, वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, वो कि अब हम लंग्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। मैं आगे डिस्कस करूंगा थोरेसिक कैविटी क्या होती है। तो ये जो
ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है बच्चों, पेराइटल प्लूरा, ये किसके कांटेक्ट में रहेगी? ये रहेगी थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में। और जो विसरल प्लूरा है, वो विसरल प्लूरा किसके पास में? लंग्स के पास में। तो ये किसके कांटेक्ट में रहेगी? लंग्स के कांटेक्ट में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कवरिंग ये लंग्स की है, लेकिन जो बाहर वाली है ये कांटेक्ट में रहेगी किसके? थोरेसिक कैविटी के। और ये जो अंदर वाली लेयर जो होगी विसरल प्लूरा, ये किसके कांटेक्ट में रहेगी? ये रहेगी लंग्स के कांटेक्ट में। एम आई क्लियर? ठीक है, उसके बाद मैंने आपके प्लूरल फ्लूइड के बारे में बता दिया, इसके बाद ट्रेकिया था, इनके बारे में सबके बारे में बता दिया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए बच्चों, ये जो ब्रांचिंग पैटर्न है यहाँ आप देख रहे हो, ये कहाँ पे एक जगह जाके यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम बच्चों क्या बोलेंगे? इन स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे? ये देखिए, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम बोलेंगे एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई या कुपिका। ये क्या होती है एल्वियोलाई या कुपिका? क्या काम करेंगी? ये यहाँ पे काम करेंगी गैसीय गैसों का एक्सचेंज का। तो जो यहाँ पे मेन काम जो कर रही है, जो इतनी ये जो रामायण है, जो मेन काम हो रहा है, ये कौन कर रही है यहाँ पे? एल्वियोलाई। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स। कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई किसकी? लंग्स की। क्यों? क्योंकि पूरा काम यही कर रही है, जो गैसों का एक्सचेंज करेगी वो एल्वियोलाई करेगी। इनका नंबर कितना होगा? 300 मिलियन। सोचिए आप कितने नंबर में प्रेजेंट है? 300 मिलियन। अगर आप सोचो कि ये एक साथ अगर इन सभी एल्वियोलाइज को फुला दिया जाए तो 70 से 80 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है ये कवर कर सकती है। लेकिन क्या होता है कि कभी भी जो पूरी एल्वियोलाइज है फुल्ली एक्सपेंड नहीं होती है। ठीक है, नहीं, क्योंकि लंग्स तो इतने से ही होते हैं। अरे लंग्स तो इतने से होते हैं, 300 मिलियन एल्वियोलाई होने से जरूरत नहीं है सारी फूल जाए। 70 से 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर लेगी। क्या इतना एरिया आपकी बॉडी में है? नहीं है। तो इसलिए क्या होती है कि फुल्ली जो है एक्सपेंडेबल नहीं होती। जितने आप एयर को इनहेल करोगे उतनी एक्सपेंड होगी, और जैसे आप जो ये जैसे ही आप उसको एक्सेल करोगे ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे देखिए, आपको ये कुछ खांच जैसी, ये देखो कुछ दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों एक्चुअल में? एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, दूसरी पे ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ खांच जैसी कुछ दिख रही है, या कुछ फिजर, या जिसको हम विदर बोलते हैं हिंदी में, जैसे कुछ दिख रही है। देखिए, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। जब हम राइट और लेफ्ट लंग को देखते हैं तो हमें दिख रही है कि राइट लंग में जो यहाँ पे आपको दो फीचर दिख रही है। तो जो पहली फीचर होगी, जो पहली जो खांच होगी, ठीक है, ठीक है, देखिए ये जो पहली जो आपको खांच दिख रही है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फीचर। क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल फीचर। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? हॉरिजॉन्टल फीचर। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे अनुप्रस्थ खांच। ये क्या कर रही है? इस जो लंग्स है इनको क्या कर रही है? दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये जो तीसरी, ये जो एक और आपको ये जो दिख रही है, इस खांच को हम बोलेंगे ऑब्लिक फीचर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे तिर्यक खांच। ठीक है, तो जो राइट लंग होगा बच्चों वो तीन लोब्स में डिवाइड होगा, और जो लेफ्ट लंग आपको दिख रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक खांच प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे
ऑब्लिक फीचर, मैंने ओ एफ लिख